Hello students, today I am going to start a chapter of history class 11 chapter 3 An Empire Across Three Continents part 4. So now before in part 3 we were studying कि कैसे 25 वर्ष के लिए यहाँ पर सेना को विभाजित करा जाता था। तो हमने ये देखा था कि जब एम्परर थे सैनिट के तो वो क्या करते थे कि 25 ईयर्स ऑफ सर्विस हर व्यक्ति को रोम के प्रोफेशनल आर्मी में आना पड़ता था, पार्टिसिपेट करना पड़ता था और वो कम से कम 25 ईयर्स ऑफ सर्विसेज देता था। और उसको एक ख़ास विशेषता ये थी कि उसको एक वेतन भी मिलता था या हम कह सकते हैं सैलरी भी मिलती थी। और जब वो रोम की सेवा करता था तो उसको एक सम्मान भी प्राप्त होता था। तो ऐसे सेना में कम से कम 6 लाख सेना में लोग भर्ती थे और हमने ये देखा कि कैसे ये एम्परर की सेवा करते रहते थे। तो आगे द सोल्जर्स, जो कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, अब हम आगे का पढ़ रहे हैं। द सोल्जर्स विल कॉन्स्टेंटली एग्नेट फॉर बेटर वेजेस। तो सैनिक हमेशा बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। So these agitations often, the Republic was the name of the regime in which the reality of the power lay with the Senate, a body nominated by a small group of wealthy families who formed the nobility. तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि यदि सैनिक अपने सेनापति और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करता था तो वो आंदोलन कर देता था और सैनिक विद्रोह करने लगते थे। ये भी ध्यान रखते हैं कि रोम सेना में जो तस्वीर हमारे सामने पेश हुई है इतिहासकारों द्वारा तैयार करी गई है तो वो ये है कि सैनिक के प्रति सैनिक सहानुभूति रखते थे। तो सैनिक सेना से घृणा करती थी और इससे डरती भी थी क्योंकि सेना कभी भी आंदोलन कर सकती थी और ये आंदोलन हमेशा हिंसा का रूप ले सकती थी इस समय। तो आगे देखते हैं कि द रिपब्लिक रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी एक्सरसाइज थ्रू द बॉडी कॉल द सैनेट। तो सैनेट के द्वारा ये कार्य होता था। द रिपब्लिक लास्टेड फ्रॉम 509 BCE to 27 BCE. It was overthrown by Octavian, an adopted son and heir of Julius Caesar, who later changed the name to Augustus. Membership of the Senate was for life and wealth, and office holding counted more than birth. So, a conscripted army is one which is forcibly recruited. Military service is compulsory for certain group of categories of population. तो हम ये जान सकते हैं जब हमें पढ़ते हैं किताबों में तो हमें इसकी तस्वीर मिलती है कि सम्राट ने तो इसको एक राजनीतिक क्षेत्र के इतिहासकारियों के द्वारा छोड़ दिया था, पर सम्राट को इसकी विशेषता कब मिलती है जब एक गृह युद्ध होता है, सिविल वार। तो ये होता है 69 ईस्वी में और इसके बाद कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठते हैं। तो पहले 2 शताब्दियों तक कई गृह युद्ध होते हैं और फिर शांति बन जाती है। तो इस तरीके से युद्ध होते रहते हैं, शांति आती रहती है। फिर इसके बाद आंदोलन होता है और एक राजा, जो कि हम कहते हैं सीजर, जूलियस सीजर का एक अडॉप्टेड सन था ऑक्टेवियन, इसको यहाँ की गद्दी मिल जाती है और ये यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेट एम्पायर चलाने लगता है। So now, took from the communities, the soldier fell down by the generals and even the emperor. Again, our picture of Roman army depend largely on the way portrayed by historians and sympathizers. The Senate hated the fear the army because it was the source of often unpredictable violence, especially the tense condition of the 3rd century when government to force the tax more heavily to pay for its mounting military expenditure. To sum up the empire, the autocracy and the army were the 3 main players in the political history of empire. तो अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे
एक इतिहासकारों द्वारा बताया गया कि कैसे विभाजन हो जाता था। सोल्जर्स अपना मास एजिटेशन लगाते थे अगर उनको सैलरी और ये सब चीज़ें, उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी तो, और फिर कैसे वापस से वो फिर एक हो जाते थे, एक राजा के मत के लिए काम करने लगते थे। तो 69 ईस्वी में 4 एम्परर्स माउंटेन द थ्रोन ऑफ सक्सेशन। तो 69 ईस्वी में 4 राजा इस गद्दी पर बैठे, और 4 empires thrown to the quickly succession. The first 2 century was the whole free from the civil war and in the sense of relatively stable. तो हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर सिंहासन के लिए सिविल वार भी हुआ। सिविल वार का मतलब क्या होता है? गृह युद्ध, जो आपस में ही एक ही देश में एक ही सत्ता के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। Succession to the throne was based on the adopted and strongly to the principate. For example, the Tiberius 14 to 37 ईस्वी and the second is the long line of Roman emperor. तो जैसे इसमें भी यही था कि सिंहासन पिता से पुत्र को मिलेगा, तो पिता का राज्य पुत्र को मिला, चाहे वह एक सिविल वार के द्वारा हो या सेना के सिद्धांतों के द्वारा हो। तो यहाँ पर टेबरिस 14 से 13 तक रोम सम्राट में एक के बाद एक नया प्रिंसिपेट, या हम कह सकते एक के बाद एक राजा आता रहा, और एक गद्दी पे बैठता था, फिर उसको हटा दिया जाता था, वह सिविल वार होता था, फिर दूसरा बैठने लगता था। तो द एम्पायर इनहर्टेड बाय द टिवरिस फ्रॉम ऑगस्टस वॉज ऑलरेडी सो फार मच फार्दर एक्सपेंशन वॉज फेल्ट अननेसेसरी। तो ऑगस्टन सिर्फ एक ऐसे राजा थे जो पूरे शताब्दी तक बैठे, पूरे अपनी पूरी उम्र तक, और उसके बाद एकदम से यहाँ पर इनकॉपरेशन हो गया था उनकी मौत के बाद। The Augustan age is remembered for the peace and unshared for the decade of internal strife and centuries of military conquest. तो जो ऑगस्टन्स की एज थी वो एक शासन काल था शांति के लिए, पीस के लिए, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चला, और इसके बाद जब ऑगस्टस मर गए तो आपस में यहाँ पर लड़ाइयाँ होने लगीं, सैनिक विभाजित होते गए, डिवीज़न होता गया, जितने भी बड़े बड़े रूलर्स थे यहाँ पर और मिलिट्री एलियंस थे, ये सब आपस में डिवाइड होते गए। द ओनली मेजर कैंपेन एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वॉज ट्रेजन फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी अक्रॉस द यूफ्रेटस। तो जितने भी ये सब जो संघर्ष हुए सदियों तक चलते रहे, और साम्राज्य के प्रारंभ के विस्तार में एकमात्र 113 से लेके 117 तक यहाँ पर ईस्वी तक आते रहे। यूफ्रेटस नदी के पार नए नए क्षेत्रों पर यहाँ पर इन सब जितने भी बड़े बड़े सैनिक थे इन्होंने कब्जा तरीके से उत्तराधिकारी बन गए, अपने रूलर्स बनते चले गए। तो ये भी है एक रोम में, ये इसको कह सकते शॉप जूलियम रोम। दिस इज अ पिज़्ज़ा विथ कॉलम्स वाज बिल्ड इन 51 BC टू enlarge द ओल्डर रोमन फॉर्म। और ये एक स्ट्रगल है पावर फॉर द सेम कंट्री। अब आपके ब्लू बॉक्स में बुक में दिया हुआ है द एम्परर टर्जन ड्रीम कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया। जो टर्जन राजा थे उनका कैसा ड्रीम था कि इंडिया को कैप्चर करने के लिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी और ये फेमस है। देन आफ्टर अ विंटर 115-16 in Antioch marked by a great earthquake in 116, Trajan marched down the Euphrates to Celadon, the Parthian capital, and then to the head of the Persian Gulf. There, the historian Caecilius Dio described him looking longingly at a merchant ship setting off for India and wishing that he were as young as Alexander. ये लिखा है फेर्गस मिलर द रोमन नियर द शॉप। ओके, तो इसको ये बोल सकते हैं कि एक जो एम्परर टर्जन थे, तो जब भयंकर भूकंप आया
इस जगह पर एंटीचोक, और बहुत सर्दियां बढ़ती गईं, विंटर क्योंकि बोला है 115-16 में। तो 116 में ट्रोजन ने जब यूफ्रेटिस नदी के रास्ते से बढ़ते हुए ये सेस्क्योफिन तक चले गए और फिर वहाँ से ये फारस, या हम कह सकते हैं पर्शियन गल्फ की खाड़ी से होते हुए वापस आए। तो इन्होंने, इतिहासकारों ने लिखा है इस बारे में, सेलेसियस डियोन का नाम था, उनके अनुसार वहाँ पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्य पोत यानी तो कोई मर्चेंट की तलाश में नज़रों में दिख रहे थे, और वह चाह रहे थे कि काश वे भी अलेक्जेंडर जैसे जवान होते और भारत पर राज करते। तो इस लाइन को इन्हें इस तरीके से डिप्लिक्ट किया है, और आगे का नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी मैं। थैंक यू।